गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जब जागो जब जागो। मैं हिंदी में बात करूंगी। आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल हो। हाँ, ये मेरी जो स्टोरी दिखाई गई छपाक, मैं थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि जब जब मैं ये मूवी देखती हूँ, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। जब भी ये मूवी देखती हूँ या जब भी ट्रेलर देखती हूँ तो बहुत ही पेनफुल होता है मेरे लिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें रिपीट दिखती हैं। लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है उसमें हम बहुत सारी सर्वाइवर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब जब हम अटैक्स देखते हैं तो बहुत ही पेनफुल होता है और ऐसा लगता है कि उस बेड पे मैं नहीं, वो नहीं, मैं खुद लेटी हूँ। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मेरी 7 सर्जरीज हुई है बस। शायद सबके लिए होगा कि 7 सर्जरी बहुत होती है, लेकिन एक एक लड़की के 80, 90, 100 या उससे ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं। मैं आती हूँ अपनी स्टोरी पे। समय बहुत कम है, लेकिन मैं आज वो बात यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो आप लोगों को समझ में आए। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। मैं भी कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहली चीज़ कि सोसाइटी के वो थॉट कि लड़की, जब पेट में एक बच्चा आता है और सबसे पहले पूछा जाता है कि जब वो पैदा होती है तो पूछा जाता है लड़की हुआ या लड़का। लड़की हुई तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आएगी, एजुकेशन नहीं, उसका करियर नहीं, दहेज कैसे इकट्ठा होगा। ये लोगों का माइंडसेट होता है कि दहेज कहाँ से आएगा। ये पेरेंट्स का माइंडसेट होता है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, वो बच्चा क्या लेके जाएगा। शायद मेरे भी पेरेंट्स उसी क्लास से ही आते हैं, उनके भी थॉट्स ऐसे ही थे। मैं भी कुछ करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है। तो मैंने बोला कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिंगर नहीं, कुछ और, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप सरकारी नौकरी करने लग जाओ पढ़ने के बाद, चाहे आप वकील बन जाओ, पुलिस में चले जाओ। ये थॉट, या तो नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लिख के शादी कर लो, शादी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा नहीं। उस टाइम पे 2005 में इंडियन आइडल आ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं वहाँ पे बच्चों को देखती थी, गर्ल्स एंड बॉयज़ को देखती थी, ये देखती थी कि सब अपने अपने घर से भाग के आए और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो सब ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे स्कूल की 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे ना जॉब करना है। तो उन्होंने कहा कि जॉब नहीं, कुछ और करो, कोई कोर्स कर लो, समय मत बर्बाद करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करना है। तो मैं दिल्ली से हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं गोल्फ लिंक्स में रहती थी। उन्होंने कहा ज़्यादा दूर नहीं, पास में। तो मैंने एक बुक शॉप पे जॉब की बात की और उसके बाद मैं वहाँ जॉब करने लगी। जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं। मेरा मेन मकसद था मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं और उसे पूरा करके आगे मैं किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूं। मैं ये सब कर ही रही थी। जिस पर्सन ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया वो मुझे 2.5 साल से जानते थे। उन 2.5 सालों में उनको अटैक के 10 महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। वो 32 ईयर्स के थे। उन्होंने जब मुझे शादी के लिए बोला तो मैं डर गई, क्योंकि मैं खुद 15 साल की थी, 15 ईयर्स की थी। तो मैं शॉक्ड हो गई। जिसको मैं भाई बोलती हूँ, जिसको मैं भाई की नज़र से देखती हूँ, वो पर्सन मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। घर में आना जाना था, क्योंकि वो 32 ईयर्स का था, तो किसी रीज़न से घर में आना जाना शुरू हो गया था। उस 10 महीने में जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना किया। उस 10 महीने में उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। कभी मुझे मारते थे, जो मन में आता था वो बोलते थे, जो उनके अंदर होता था वो चीज़ें वो मेरे साथ करते थे। क्योंकि अब सवाल ये है कि मैंने अपने घर वालों को नहीं बोला। रीज़न क्योंकि मैं एक लड़की हूँ।
और मेरा स्कूल छुड़वा दिया जाएगा, मेरे सपने टूट जाएंगे, मेरा पूरा का पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा जो मैं सोचती हूँ उस सपने के बारे में। तब उन्होंने मुझसे कहा, फिर मैं वो 10 महीने परेशान रही, मैं वो टॉर्चर झेलती रही, मैं नहीं बोल पा रही थी, मैं अपने सर्कल में भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो मेरी ही एज की दोस्त थी। सर कैसे बोलती, वो क्या करती। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरा जैसा चल रहा है वैसे ही चले। 19 अप्रैल 2005 में उन्होंने मुझे मैसेज किया। हमारे घर में एक सेल फ़ोन था, उस टाइम पे सेल फ़ोन बस शुरू ही हुए थे चलना। उन्होंने मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगेन उनका मैसेज आता है कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। तभी भी मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट मैं उस टाइम को लकी मानती हूँ कि मैंने वो मैसेजेस डिलीट नहीं किए। फिर 21 अप्रैल को मैं एवरी डे की तरह ही जा रही थी और उनका कॉल आता है। उनके घर में एक सेल फ़ोन था क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनसे मेरी बात होती है और उसी पर्सन का कॉल आता है। मैं फ़ोन उठाती हूँ और मुझसे कहते हैं, तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, आगे बढ़ना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैं बोलती हूँ हाँ, ओके, और फ़ोन काट दिया जाता है। 22 अप्रैल को एवरी डे की तरह ही मैं जा ही रही थी। उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड और वो पर्सन दोनों मेरा वेट कर रहे थे और एक पॉली बैग था। उस पॉली बैग में बियर की एक बॉटल थी, उस बियर की बॉटल में एसिड था और एक ग्लास था उनके पास। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, वो लोग भी बाइक में बैठे, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, वो लोग भी क्रॉस कर रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैंने उन्हें देखा ही था और मैं ये सोच रही थी कि सड़क है, कोई भी आएगा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं बस आगे ही बढ़ी थी। वो अचानक से आए। आने के बाद पूरे रोड सड़क पे आके उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और ग्लास से एसिड मेरे फेस पे डाल दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सारी चीज़ें सपने में देख रही हूँ क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर के बाद होश में आई। जब मैं होश में आई तो मैं ज़मीन में पड़ी हुई थी और उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ था किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया पूरी बॉडी। और मेरा सर, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं फुटपाथ से नीचे उतरी। मेरा 3 बार कार एक्सीडेंट हुआ लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। शायद बस आती, वो बस मुझे मार देती, शायद मैं मर जाती, मुझे नहीं पता क्या होता। लेकिन उस कार एक्सीडेंट के बाद भी मैं वापस लौट के फुटपाथ में आई और मैंने कार वाले के आगे भी हाथ जोड़ा। सबके आगे मैं हाथ जोड़ रही थी कि मेरे को मेरा फ़ोन चाहिए, फ़ोन दे दो मुझे मेरा। लेकिन कोई नहीं दे रहा था और मैं बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जैसे आज तमाशे बनते हैं वैसे ही तमाशा बनना शुरू हो गया। लोगों ने आके मेरे को पूरा घेर लिया और देखने लगे मुझे। और वो स्कूल टाइम था, मॉर्निंग और ऑफिस टाइम था, बहुत ज़्यादा क्राउड होता था उस टाइम पे। उसके बाद मैं बहुत चीख रही थी लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें दूर से देखी। वो आए मेरे पास, उनके पास 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था। वो पानी उन्होंने मेरे फेस पे जैसे ही डाला, वो पानी एसिड में डाइल्यूट हो गया और वो पूरा ऐसे टपक के मेरे यहाँ पे आके पूरा बर्न हो गया। उसके बाद उन्होंने PCR बुलाई, मैं हॉस्पिटल पहुँची। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा, हॉस्पिटल में पानी डाल रहे हैं, 20 बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाला गया। और जब मेरे फादर और मदर आए और मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया तो वो 20 बाल्टी पानी की डालने के बाद भी उनकी पूरी शर्ट जल गई। और वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरी यहाँ आँखों को होशोआवाज़ में सिला जाता था, मेरी स्किन निकाली जाती थी। ये तो आप सामने से देख रहे हैं, लेकिन मेरी बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट से स्किन निकाली हुई है, वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है कि एसिड अटैक हो रखा है। वो बहुत ही पेनफुल होता है उसके बाद, क्योंकि उस जगह पे स्किन दोबारा कभी नहीं आ सकती है।
फिर उसके बाद वहाँ से जर्नी बिल्कुल बदल गई। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं नहीं बच पाऊँगी, 48 आवर्स में अगर होश नहीं आया तो नहीं बचा सकते। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे वापस आना था और आप सब लोगों के लिए वापस आना था, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। वहाँ उस टाइम पे ना एक मूवी चल रही थी, आप लोगों ने अभी भी देखी होगी, खून भरी माँ। कई बार लोग ये देखते हैं कि मूवी में एक बार ऑपरेशन हुआ, जैसे ऑपरेशन हुआ सब कुछ बदल गया। फिल्म लाइफ और एक रियल लाइफ, दोनों में बहुत अंतर होता है। उस टाइम पे मेरा भी थॉट ऐसे ही था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि क्योंकि मैंने भी वो मूवी देखी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे तो दो ऑपरेशन हुए। मेरे नोज़ पे एक छोटा सा अटैक से पहले एक निशान था, ब्लैक डॉट से पड़े थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी दो सर्जरी हो गई, अब तो मैं और ब्यूटीफुल दिख रही होंगी। बस खुद को देखने के अंदर से था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, और एसिड होता क्या है मुझे नहीं पता है। उसके बाद मैंने खुद को देखने की बहुत कोशिश की। टब में पानी लाया जाता था ब्रश करने के लिए, तो मैं देखती थी सर ऐसे झुकाती थी तो मेरे पूरे फेस पे पट्टी होती थी, मैं खुद को देख नहीं पाती थी। हॉस्पिटल से जब मैं घर आई तो मेरे घर से सारे फ्रेम शीशे सब कुछ हटा दिए गए, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि मैं खुद को ना देख पाऊँ, क्योंकि अब तक मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। अब बात आती है सोसाइटी की, उस सोसाइटी की जो ये सोसाइटी आपसे मुझसे हम सबसे बनती है, पर फिर भी वो सोसाइटी के लोग आते हैं मिलने के लिए घर पे। अब तक मैंने खुद को शीशे में देखा ही नहीं है। आके आंटियाँ आती है, हाय ये क्या हो गया, बेचारी, मैं तो फिर भी अच्छे से बोल रही हूँ, उनका तो अलग ही रहता है, हाय ये क्या हो गया बेचारी। सबसे पहला सवाल था या उनका जवाब था, शादी कैसे होगी इसकी, यही समझ नहीं आता मुझे। अब उस टाइम पे मैं यही चीज़ सोचने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। शादी तो बहुत दूर की बात थी। जब आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप उसको उसकी नज़रों में उसको गिरा भी नहीं सकते, उसको परेशान भी नहीं कर सकते। आप डीमोटिवेट भी तो मत करो किसी को। अब उस टाइम पे वो आके बैठी है, हाय बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, बेचारी की शादी कैसे होगी। हाथ काट दिया होता, ये थॉट है सोसाइटी की, पैर काट दिया होता, गोली मार दिया होता, जान से ही मार दिया होता, शादी कैसे होगी इस बेचारी की। जो कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब तक मैंने खुद को देखा ही नहीं है, मेरे साथ हुआ क्या है। तो मेरे अंदर और सवाल जगने लगे और खुद को देखने की और क्षमता बढ़ गई कि अब तो खुद को देखना है कि हुआ क्या है। मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, मुझे गंजा कर दिया गया था। अब पूरी तरीके से एक आप पेंट बनाते हैं और उसके बाद उसमें पानी डाल दें, वो पूरी तरीके से ख़त्म, वही हाल हुआ था। और उसके बाद मुझे चाहत बढ़ गई कि मुझे देखना है खुद को। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ये सजेशन था पेरेंट्स के लिए, आप लोग एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, क्योंकि ये लड़की है, अब आगे तो इसकी शादी हो नहीं पाएगी, आगे कैसे होगा, ख़त्म कर दो बिल्कुल, अब कुछ रखना ही नहीं है, आपका तो एक बेटा भी है, वही चलाएगा ना आगे आपके घर को। ये थॉट थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैं जितना भी बोलूँ, सल्यूट बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, शायद वो सारे शब्द छोटे हैं, उनके लिए वो शब्द बने ही नहीं है, कोई शब्द नहीं बने। तब उस टाइम पे उन्होंने भी सुना, ना वो मेरे आगे रो पाए ना कुछ कह पाए। फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो लोग कहीं गए हुए थे और खुद को देखना था, जो आप लोगों ने जैसे देखा उसमें ट्रेलर में कि वो जैसे ही पेपर हटाती है, मैं पेपर नहीं हटाती, मेरे घर के गेट के पीछे शीशा लगा हुआ था, मैंने खुद को जैसे ही देखा तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं 7 सर्जरीज के बाद देख रहे हैं, उस टाइम पे सिर्फ 3 सर्जरीज हुई थी। आंखें बिल्कुल बाहर थी, लिप्स नहीं थे, नोज़ नहीं था, पूरा एकदम
ये वाला हिस्सा पूरा सड़ा हुआ था, ब्लड निकलता था, पस निकलता था, बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। मेरे दोनों हाथ भी बर्न है, बहुत ही पेनफुल था खुद को देखना। तब मुझे वहाँ पे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये बात है, और खुद से ही अंदर से फील हुआ कि मैं इस चेहरे के साथ कैसे जी सकती हूँ। क्यों? मैं भी तो इसी सोसाइटी की हूँ, मुझे भी तो बचपन से यही सिखाया गया कि लड़की की ब्यूटी उसका चेहरा है, तो मैं कैसे रह सकती थी इस चेहरे के साथ। तो मैंने उसी टाइम पे खुद से सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं नहीं जीऊँगी। उसी टाइम पे मैंने शीशे के सामने खुद को देखा कि लक्ष्मी तुम तो सुसाइड कर लोगी, 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, तुम्हारे जाने के बाद लोग ये कहेंगे लड़की थी ना, गलती उसी की थी। क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया जाए कि वो भी सुसाइड कर ले। जो गलती मैंने अटैक से पहले की, उनसे बात ना करके, वही गलती मैं आज भी करूँगी, उनसे बात ना करके। क्योंकि मेरे मम्मी पापा 2.5 महीने ना चैन से सोए, ना चैन से नहाया, उन्होंने कुछ नहीं किया था। और मैं, जिनको सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने बच्चे से फ़र्क पड़ता है। तब मैंने डिसीज़न लिया और मैं उनके पास गई और मैंने अपने पापा और मम्मी को कहा कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, आप मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और मुझसे एक बात कही कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। और एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे मुझसे ही फ़र्क पड़ता है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। उस दिन से मैंने पॉजिटिव रहना शुरू किया। मैंने 10th में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने टेलरिंग करी, मैंने ब्यूटिशियन किया, मैंने सब कुछ किया। फिर मेरी लाइफ में बैक टू बैक चैलेंजेस आए, मेरे चैलेंज ख़त्म नहीं हुए, चैलेंज बढ़ गए। क्यों? आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक चैलेंज हो जाता है। और ये चैलेंज सिर्फ उसके ही लिए नहीं जिसके ऊपर अटैक हुआ या जो किसी परेशानी से चल रहा है, ये चैलेंज उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी झेलता है। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी। उसके बाद फिर 2009 में जो मेरी आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि अपने फेस को ओपन करके चलना। मैंने खुद को शीशे के सामने देखा, मैं अपनी ड्रेसेस खुद बनाती थी और मैंने खुद को शीशे के सामने देखा और मैंने अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं अपना फेस ओपन करके चल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला ये आपकी लाइफ है, आप देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। और जब मैं निकलने लगी बाहर और उस टाइम पे मिरर को देख के फिर मैंने खुद से कहा कि लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, तुमने किया नहीं है। जिसको चेहरा छुपाना तुम्हें देख के वो छुपाए, जिसने अटैक किया वो चेहरा छुपाए, मैं क्यों अपना चेहरा छुपाऊँ। तब मैं वहाँ से निकली बाहर और जब मैं निकलने लगी, शायद सबको सुन के अजीब भी लगे और शायद मेरा एक सवाल भी है आप लोगों से यहाँ पे कि जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स सब थे और सब ने मुझे ऐसे बोला पीछे से तो बहुत अच्छी दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा टॉर्चर इस चीज़ को लेके लड़कियों ने किया होगा या लड़कों ने? हाँ, लड़कियों ने। क्यों ऐसा? मतलब एक कहा जाता है ना, एक कहावत है कि एक औरत औरत का दर्द समझती है। क्या ये रियल है? नहीं। रियल है? क्या ये सच है? मतलब मुझे ये सवाल पूछ के शर्म आ रही है और सीरियसली शायद सबको ऐसा वो लग रहा है, लेकिन यही तो वो फैक्ट है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं और सच बोलने में और कहने में क्या फर्क पड़ता है। हम खुद को खुद से छुपा रहे हैं। मैं खुल के कहती हूँ ये बात कि एक औरत औरत को ही देख के चिढ़ती है। एक औरत जो कल एक बेटी थी, बहन थी, फिर वो शादी हुई, बीवी बनी, फिर एक समय के बाद फिर वो सास बनी, फिर वो अपनी ही बहू को कहती है कि मुझे पोता चाहिए। क्यों? ये रिवाज
साल्स चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि पितृसत्ता चल रही है, आदमियों का चल रहा है सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं घरों में देखा जाए, मेरी माँ का तो बहुत चलता था मेरे पापा के आगे, उनकी बिल्कुल नहीं सुनती थी। तो मैं जिस घर में जाती हूँ वहाँ पे मैं देखती हूँ मम्मियों का ही चलता है, पापाओं का तो चलता नहीं है। तो कौन सी सत्ता चल रही है? मेरा मानना ये भी है कि औरत कहती है अब मैं अपना लगेज लेके चल रही हूँ और मेरा लगेज है 5 किलो का, नहीं मैं नहीं उठा पाऊंगी, मैं अपना गेट नहीं खोल पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? आप अपने 25 किलो के बच्चे को गोद में लेके चल सकते हो, तो आप अपने 5 किलो का 10 किलो का लगेज क्यों नहीं उठा सकते हो? क्यों नहीं उठा सकते हो वो भारीपन? जब आप प्रेग्नेंट होते हो 9 महीने क्या कोई, मैं एक चीज़ कहती हूँ, एक चैलेंज है बहुत बड़ा। हम अपने बच्चे को पेट में लेके चलते हैं और वही अब कंपैरिजन की बात करें, वही एक आदमी लेके नहीं चल पाते। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, तो ये समथिंग किसी ऋषिकेश की बात थी, तो वहाँ पे उस पर्सन ने 2 ईंट पेट में बांध के वो चला और 2 मिनट में बोला मुझसे नहीं होगा। तो हमने खुद को कमज़ोर बना रखा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। मुझे सबसे ज़्यादा मेरा मजाक औरतों ने उड़ाया है, लड़कियों ने उड़ाया है। तो या तो मैं उनके आगे कमज़ोर हो जाती या तो मजबूत। तो मैंने इन 2 चीज़ों में से एक को चुना कि जो जवाब है ना सोसाइटी को, कहने से नहीं, बोलने से नहीं, कुछ करने से, कुछ करके दिखाने से होगी। कल तक लोग शादियों में नहीं बुलाते थे, आज लोग एसिड अटैक सर्वाइवर से सब शादी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और देखा कि दोनों की शादी होती है और एकदम से सामने से कोई आंटी या अंकल आ गए, लड़की को कुछ नहीं कहेंगे, एसिड अटैक सर्वाइवर को, लड़के को कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने ऐसी लड़की को एक्सेप्ट किया। भले उन दोनों के बीच में नॉर्मली सबकी तरह प्यार हुआ हो, लेकिन मुझे तुम पे बेटा गर्व है, बॉर्डर में लड़ाई करके आया था ना वो। मतलब मैं समझ ही नहीं पाती कि क्यों ऐसे थॉट है। 2 लोग हैं, इंसान है, लड़की का चेहरा गया है, मन तो वही है। कोर्ट के अंदर में गई केस के टाइम पे, जज मुझसे कहते हैं आगे बढ़ के, जज कि अभी भी वो शादी करना चाहता है, कर लो। तब मैंने कोर्ट के अंदर बोला कि उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं बदला। और अगर मुझे शादी की तब भी होती तो मैं कर लेती। कल भी मुझे वो सपना प्यारा था और आज भी मुझे वो सपना प्यारा है। और आज मैं अपने सपने की तरफ कदम नहीं रख पा रही, लेकिन हमारी द लक्ष्मी फाउंडेशन की पूरी यही ख्वाहिश है कि सबके सपने पूरा करें। और वहाँ पे जो हमारे फाउंडेशन में जो सर्वाइवर्स हैं, हम उनसे अचार और पापड़ नहीं बनवाते। सीरियसली हम उनसे एक ही चीज़ बोलते हैं, जो सपना आपने अटैक से पहले देखा था, आज आप वही सपना देखो और उसे पूरा करो। हम बैठे हैं। वहाँ पे हम रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है हमारे पास। क्या चाहिए सामने वाले को? आज के समय में सब बिजी है फ़ोन पे। अब सामने वाले को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन फ़ोन में चैट कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद उससे भी बोर हो जाएंगे, फिर कोई नया चाहिए। जो हमारे साथ है वो लॉन्ग टाइम के लिए है। सोशल मीडिया भी अच्छी चीज़ है, पर उतनी ही वो बुरी भी है। तो हम उस चीज़ में चले गए, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब मेरे केस में अगर मैं अपने केस को यहाँ पे रखूँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, सबकी लाइफ में। सब घर के अंदर, मतलब बाहर तो सब शेर है, पर अपने घर में ना सब है ना, ऐसा सबका नहीं बोल पाते क्योंकि वो अपने हैं। और शुरुआत अपने घर से ही होती है, बाहर से नहीं होती, क्योंकि बाहर वाले की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपके किसी काम को आके रोक दे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है आपको। जो आपको जानता है वो आपका परिवार है और आपके फ्रेंड्स है, वो आपको रोकेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं सही हूँ और मैं सही चीज़ में आगे बढ़ रही हूँ और मैं बढ़ सकती हूँ और यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, वॉइस मिली है, तो वॉइस रेस करने का भी अधिकार हमारे पास है।
मुझे याद है मैंने आज तक ये बात कहीं नहीं बोली, बहुत सारे टॉक सेशन किए हैं, बहुत जगह गई हूँ। आज मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी। बहुत समय पहले की बात थी, मैं घूंघट करती थी, तो मैं ना बालकनी में जाके खड़ी हुई थी बिना घूंघट के। तो मेरी ही मम्मी ने मुझे बोला, बेटा अंदर चले जाओ। सबसे पहली लड़ाई मेरी वहीं से शुरू हुई थी। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं बोला, क्योंकि उनका वो थॉट था ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा बाहर चले जाओ, टाइम अप हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा और बोल के जाऊँगी यहाँ पे। तब वहाँ पे मेरी मदर ने बोला, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं लक्ष्मी, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बोल रही थी, मैंने नहीं लक्ष्मी। उस वक्त में मैं जहाँ पे स्टिचिंग सीख रही थी, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी। वहाँ पे सबने बोला कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे जब तक लक्ष्मी यहाँ रहेगी। तो मेरी टीचर ने बोला, आप अपनी बेटियों को मत भेजो, लेकिन लक्ष्मी यहाँ रहेगी। तो कई बार हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने फांसी नहीं दिलवाई, आपको नहीं लगता कि ये गलत हुआ है? देखिए, अगर आप देखिए निर्भया कांड के बाद तब जाके कानून आया है एसिड अटैक पे। इससे पहले कोई कानून नहीं था। सबसे पहली चीज़, कोई अवेयरनेस नहीं थी, वो अवेयरनेस लाई गई। 2006 में मैंने एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। उसका रिजल्ट 2013 में आया। रिजल्ट ही इतने लंबे समय के बाद आते हैं, तो क्या करेगा सामने वाला? तब मुझे रियलाइजेशन हुआ। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ, अगर उस पर्सन को फांसी की सज़ा हो जाती, पनिशमेंट ज़रूरी है, पर मैं ये कहती हूँ पनिशमेंट 10 साल के बाद नहीं, उस 10 महीने के अंदर अंदर हो जाए, तब जाके क्राइम रुकेंगे। और जब मेरा 2009 में उसको पनिशमेंट हुआ था, पर्सन को, उसको 10 साल की सज़ा हुई थी। अब जब कानूनी तौर पे लड़ाई चल रही थी पनिशमेंट की, जब कानून नहीं था, जब कानून आया तो कानून क्या आया? एक्ट A और B, और उसमें क्या आया कि 10 साल का पनिशमेंट रहेगा। मैंने तो बिना ही पनिशमेंट उसको 10 साल की सज़ा दिला दी। वो जो लेडी थी उसको 7 साल की सज़ा हुई। लेकिन मैं ये कहती हूँ उसको आज फांसी से बढ़कर सज़ा हुई है, क्योंकि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो इससे बड़ा पनिशमेंट उसके लिए क्या हो सकता है? और इसीलिए हमारा मानना है कि हमारे अराउंडिंग में जो केसेस हो चुके हैं, कम से कम हम उसके लिए तो काम करें, उसको इतना उसके पैरों पे खड़ा कर दे। हम डोनेशन पे बिलीव नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जब आप किसी एक सर्वाइवर को अडॉप्ट करके उसकी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, उसकी स्किल्स पे ध्यान देंगे, वो अपने आप ही एक सर्वाइवर भी, अगर 10 लोग मिलके उस एक सर्वाइवर की लाइफ चेंज कर देंगे, तो समझ लीजिए कि उसके क्रिमिनल को और सोसाइटी को अपने आप सज़ा मिल गई। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारे सर्वाइवर्स हैं उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट दिला सके, अच्छी लाइफ दिला सके। और जो सर्वाइवर, आज मैं आपको बताऊं, 10-10 साल तक घर से बाहर नहीं निकलते थे ना, हमारे कुछ सर्वाइवर्स ऐसे हैं कि 6 महीने में बाहर निकल के आ गए और आज कोई इंडिगो में जॉब कर रहे हैं। सबकी लाइफ ऐसे चेंज हो रही है। तो उसके क्रिमिनल को भी यही पनिशमेंट हुआ। वो लड़का एक समय में मॉडलिंग करता था, उसके ऊपर अटैक हुआ। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि लड़कों को भी अटैक होते हैं। 25% अटैक लड़कों पे भी होते हैं और सिचुएशन बिल्कुल सेम होती है। तब हमने प्रिंस को कहा, प्रिंस सूरत से हैं, वो दिल्ली आके, हमारा एक शेल्टर होम है दिल्ली में, वहाँ पे हम सर्वाइवर को रखते हैं एज ए ट्रीटमेंट के लिए भी, एज ए रिहैबिलिटेशन के लिए भी। रिहैबिलिटेशन के बाद हम उनको कह देते हैं कि अब आपकी लाइफ में आप पूरी तरीके से इंजॉय करो। तो अभी वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उनको हमने इतना गिरने ही नहीं दिया, उनकी भी आंखें डैमेज हुई है। एक हमारा बच्चा है, वो 9 साल का है, जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, बिहार का है। बच्ची है जो 1.5 साल की थी, उसके ऊपर, उसने तो खैर खुद ही अपने ऊपर एसिड गिरा लिया। लोग घर में लाके एसिड रख देते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, और उस बच्चे ने अपने ऊपर गिरा लिया। ऐसी बहुत सारे एक केसेस हैं जो अगर मैं यहाँ डिस्कस करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
तो हमारा मेन मकसद ही यही है कि हम रिहैबिलिटेशन पे काम करें, उसके अलावा सोसाइटी की थॉट पे काम करें, क्योंकि तेज़ाब हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है। तो हमें तेज़ाब को दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। मुझे गुस्सा आया, मेरा मन किया तो मैंने माइक फेंक दिया, ये भी एक तेज़ाब है, ये भी एक वायलेंस है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें दूसरे के लिए नहीं, हमें कम से कम अपने लिए तो ज़रूर लड़ना होगा। तभी मुझे लगता है कि इंसान खुद को ही बदल दे, लाइफ बिल्कुल चेंज। तो हमारी फाउंडेशन ऐसी ही वर्क कर रही है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स और साथ रहा तो ऐसे ही हम सर्वाइवर को मोटिवेट करते रहेंगे, उनकी लाइफ को चेंज करते रहेंगे। और थैंक यू नेहा जी और लवन्या जी कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और सबसे रूबरू कराने का एक हिस्सा बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों? क्योंकि जो सर्वाइवर अपनी बात को रख पाएगा, शायद उस दूसरा पर्सन उसकी बात को कभी नहीं रख सकता। और सबका अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे और हम अपनी बात को सबके बीच में लाते रहे। थैंक यू सो मच।